नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पुखराया हादसे में 125 से ज्यादा की मौत, 150 से ज्यादा घायल। रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश। हादसे के बाद इंदौर से पटना तक माहौल गमगीन। मलबे और अस्पताल में अपनों की तलाश जारी। पीड़ित यात्रियों को लेकर पटना पहुंची स्पेशल ट्रेन। नोटबंदी के खिलाफ रणनीति के लिए विपक्ष की बैठक आज। कांग्रेस का लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव। राहुल गांधी ने दिल्ली के कई एटीएम का किया दौरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से रात भर भारी गोलीबारी। बीएसएफ का एक जवान शहीद, 3 और जवान घायल। और चाइना ओपन जीत, पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। चीन की खिलाड़ी सुन यू को दी मात। विशाखापत्तनम टेस्ट में जीत के करीब भारत। खबरें विस्तार से। कानपुर के नजदीक पुखराया में रविवार को भीषण रेल हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। ये तस्वीरें हैं कानपुर के नजदीक हुए रेल हादसे की। रविवार तड़के कानपुर के नजदीक पुखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दर्दनाक हादसे में 126 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और पीड़ितों के परिजनों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये 3:10 पर घटना अचानक हुई। हम लोग सोए थे और अचानक गाड़ी से पटरी से गाड़ी उतर गई। जितने लोग इंजर्ड थे उसमें लगभग 99% लोग तत्परता से हॉस्पिटल भेज दिए गए। कुछ कानपुर देहात में, ज्यादातर लोग कानपुर शहर में भेजे गए। हादसे की खबर मिलते ही रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बाद में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी घटना स्थल का मुआयना किया। रेल मंत्रालय ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 3.5 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया। उच्च स्तरीय जांच करने का निर्देश मैंने फौरन दे दिए हैं। वो जांच चल रही है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो करने की आवश्यकता को हम जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन इस जो घटना घटी, जिन जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन सब के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं, मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे के शिकार लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे के चलते कानपुर रेल रूट बुरी तरह बाधित हुआ। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदलने पड़े हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कानपुर में हुआ भीषण रेल हादसा अपने पीछे छोड़ गया बर्बादी और तबाही की कई तस्वीरें। इस हादसे में कई परिवारों की दुनिया रातों रात उजड़ गई और छोड़ गई मातम और गम की कभी न भूलने वाली दास्तां। तो बहुत ज़्यादा सहम गए थे। हमने सोचा ये क्या हुआ, हमने पहली बार ऐसा हादसा देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा है। हम लोगों का 45 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 5 लोग नहीं मिल रहे हैं। हम लोग कभी लाइफ में देखे नहीं थे और साक्षात ये घटना देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मेरे में तो दूसरा कोई उठाया, बोला उनके जेब में बज रहा था, इसलिए वो एक्सपायर कर गए।
कानपुर के करीब हुए भीषण हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। घटनास्थल का जायजा लिया राज्यसभा संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। कानपुर में लाला लाजपत राय अस्पताल में, जहां कानपुर देहात में हुए ट्रेन हादसे में घायल लोगों को लाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां लोग अपने रिश्तेदारों को तलाशने के लिए, अपने रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। लगातार कतारें लगी हुई हैं। लोग देख रहे हैं कि अब लिस्ट में, घायल लोगों की लिस्ट में अपने परिजनों का नाम तलाश रहे हैं। पूरे अस्पताल में प्रशासनिक अमला इसी काम में लगा हुआ है। जो अस्पताल प्रशासन है उसकी कोशिश है कि कम से कम यहाँ पर दुर्घटनाएं हो, कम से कम लोगों की जान जाए। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये हादसा हुआ है उसके बाद से कितने लोग अस्पताल में? यहाँ 59 लोग अस्पताल में आ चुके हैं। जो सब ज़्यादा इंजर्ड हैं, ज़्यादा गंभीर हालत में हैं, वो करीब कितने लोग हैं? वो तो अभी तो सब चल रहा है इलाज उन सबका जी, सभी का चल रहा है इलाज। और सबको कितना तेजी से इलाज चल रहा है? बहुत तेजी से चल रहा है। अस्पताल के जो कर्मचारी हैं अगर छुट्टी पर हैं या क्या? सबको बुला लिया गया, सबकी छुट्टियां कैंसिल करके सबको बुला के सबका इलाज। तो आप देख सकते हैं कि अस्पताल में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं और यहाँ जो लोग हैं उन्हें बेहतर से बेहतर इंतज़ाम और इलाज देने के लिए अस्पताल प्रशासन कोशिश कर रहा है। कैमरामैन श्यामलाल के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, कानपुर। नवविक्रम सिंह हमारे संवाददाता कानपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं ताज़ा अपडेट के साथ। नवविक्रम, आप वहां पर मौजूद हैं। घटनास्थल की अगर मैं जानकारी चाहूँ, क्योंकि लोग अभी भी अपनों की तलाश में बदहवास भटक रहे हैं, क्या कुछ उनको सफलता मिल पा रही है? प्रशासन अभी चूंकि राहत और बचाव का काम जारी है और खबर ये भी आ रही है कि कुछ लोग और हैं जो दबे हो सकते हैं मलबे के नीचे, उनको निकालने की अभी क्या कुछ कोशिश हो रही है? जी अमृता, देखिए जो घटनास्थल की अगर बात करें तो वहां पर कुछ बोगियां अभी क्रेन द्वारा निकाली जा रही हैं, लेकिन अस्पताल में लोग वाकई बदहवास हैं क्योंकि कई लोगों के जो परिजन हैं वो मिसिंग है। लोग, कोई भाई अपनी बहन को ढूंढ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप भी मिसिंग है। तो ऐसे में बड़ी दर्दनाक स्थिति है अस्पताल प्रशासन में। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो भीड़ है, यहाँ लोग लगातार सुबह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनों से मुलाकात हो सके, अपनों से बातचीत हो सके, लेकिन क्योंकि यहाँ से कई अस्पतालों में घायलों को भेजा गया है। कुछ लोग जालौन उरई में है, जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उरई है, और इसके अलावा कानपुर देहात में कई लोग हैं और अलग अलग जिलों में कई लोगों को भेजा गया है। इस वजह से लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है और जो फोन लाइनें हैं वहां पर इतनी जानकारी मौजूद नहीं है। जी नवविक्रम, चूंकि अस्पतालों में बड़ी तादाद में इंजर्ड लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, प्रशासन की ओर से, अस्पताल प्रशासन की ओर से व्यवस्था किस स्तर पर की गई है? अमृता, अस्पताल प्रशासन की ओर से व्यवस्था तो सुचारू की गई है, लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, अपने आप में हादसा ये इतना बड़ा था कि जो कानपुर देहात का जिला अस्पताल है वहाँ पर उस तरीके की व्यवस्था मौजूद नहीं है। तो कानपुर के जो हैलट अस्पताल है, लाला लाजपत राय हॉस्पिटल, वहाँ घायलों को लाया गया। बावजूद इसके यहाँ पर इतनी भीड़ है, लोग बदहवास, पटना से या इंदौर से, जिनके जो रिश्तेदार ट्रेनों में थे वो लोग आ रहे हैं और लोगों के ना मिलने पर, अपनों के ना मिलने पर लोगों में ज़्यादा बेचैनी की स्थिति है। परिजनों की जाहिर सी बात है, लोग बेचैन होंगे, तो बड़ी बेचैनी और बदहवास स्थिति में यहाँ पर लोग हैं जिनके परिजन अभी तक नहीं मिले हैं। जी बिल्कुल, लोग अपनों की तलाश में परेशान हैं, बदहवास हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। चूंकि लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है नवविक्रम, लोगों को कम से कम चीज़ों की जानकारी हो सके, आपकी लोगों से बात हुई होगी, क्या प्रशासन उन्हें उस स्तर पर सुविधाएं मुहैया करा रहा है? जी, प्रशासन की पूरी कोशिश है कि लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जाए, लेकिन क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, लोग यहाँ से, क्योंकि दूसरे अस्पतालों में भी लोग यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले जो आ रहा है लाला लाजपत राय अस्पताल कानपुर आ रहा है, फिर उसके बाद उसे पता चल रहा है कि कहीं और उसके परिजन हो सकते हैं, जालौन में हो सकते हैं या कानपुर देहात में या फिर आसपास के किसी अस्पताल में उसके परिजन हो सकते हैं। अस्पताल प्रशासन ने पूरी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर भीड़ है इस समय बहुत ज्यादा है। लोगों में बेचैनी इतनी ज्यादा है कि वो
अपनों को ढूंढने में बड़ी परेशानी उन लोगों को महसूस हो रही है। जी विक्रम, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो लोग परेशान हैं, अपनों की तलाश में भटक रहे हैं और अस्पतालों में भी काफी भीड़ है। हालांकि जैसा कि लाला लाजपत ने बताया गया कि कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है ताकि लोगों का इलाज समुचित तरीके से हो सके। कानपुर हादसे में घायल हुए यात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन पटना पहुंच गई है। आरक्षण चार्ट के मुताबिक पटना के यात्रियों की संख्या 235 है। इंदौर से पटना के लिए 173 लोग शनिवार को चले थे, जिनमें करीब 15 लोग गंभीर और 25 से ज्यादा यात्री आंशिक तौर पर घायल हुए हैं। विशेष ट्रेन में यात्रियों के खाने पीने के सामान से लेकर कई तरह की राहत सामग्री भी दी गई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु खुद सारी कार्रवाई पर निगाह बनाए हुए हैं। रेल सुरक्षा के दावों और एहतियाती कदम उठाने के बावजूद देश में ट्रेन हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही। आइए एक नजर डालते हैं भारत में अब तक हुए सबसे बड़े रेल हादसों पर। इंदौर पटना रेल हादसा अब तक के सबसे भीषण रेल हादसों में से एक है। इससे पहले भी इस तरह के कई रेल हादसे हुए जिसमें दर्जनों लोगों ने जान गंवाई। पिछले साल 20 मार्च को देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 34 लोग मारे गए। इससे पहले 4 मई 2014 को हुए हादसे को लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं। दिवा सावंतवादी पैसेंजर ट्रेन के नागोठाने और रोहा स्टेशन के बीच पटरी से उतरने से 20 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। साल 2013 में भी कई छोटे और बड़े रेल हादसे हुए। इस साल 19 अगस्त को राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से बिहार के खगड़िया जिले में 28 लोगों की जान चली गई। करीब 4 महीने बाद यानी दिसंबर 2013 को बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारतीय रेलवे के इतिहास में साल 2012 हादसों के मामले में सबसे बुरे सालों में से एक रहा। इस साल लगभग 14 रेल हादसे हुए। 30 जुलाई 2012 को दिल्ली से चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में नेल्लोर के पास आग लग गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2010 में कई रेल हादसे हुए। 28 मई 2010 को पश्चिम बंगाल में संदिग्ध नक्सली हमले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 170 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा भी कई ऐसे रेल हादसे हुए जिसमें दर्जनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1981 में बिहार में हुआ रेल हादसा अब तक के सबसे बड़े रेल हादसों में शुमार किया जाता है, जिसमें 800 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नोटबंदी मुद्दे पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। कांग्रेस ने दोनों सदनों में अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी किया है, तो वहीं बीजेपी ने भी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। अब से कुछ ही देर बाद साझा रणनीति के लिए विपक्षी दल बैठक करने वाले हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर समूचा विपक्ष आज संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने अपने सदस्यों को व्हिप जारी किया है और विपक्षी दल साझा रणनीति बनाने के लिए बैठक करने वाले हैं। विपक्षी दल के नेता नोटबंदी के बारे में सत्तारूढ़ बीजेपी को कथित तौर पर सूचना लीक करने के मामले की जेपीसी जांच की मांग भी उठा सकते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद दूसरे विपक्षी दलों के साथ तालमेल बिठाने का काम कर रहे हैं। इसमें समूचा विपक्ष एक साथ है और अब एनडीए के घटक दल भी टूट टूट के साथ आने लगे हैं, उस मामले पर सरकार का विरोध करने लगे हैं। विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक होगी। इसमें संसद के भीतर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी।
बीजेपी पहले ही अपने राज्यसभा सदस्यों को आज से 3 दिन तक सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर चुकी है। पिछले हफ्ते राज्यसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। पहले दिन चर्चा भी हुई, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को विपक्ष ने सदन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग की, जिसके बाद गतिरोध की वजह से चर्चा नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। वहीं लोकसभा में एकजुट विपक्ष ने इस मुद्दे पर वोटिंग के नियम के तहत चर्चा की मांग की। सरकार नियम 193 के तहत चर्चा को तैयार है, जबकि विपक्ष नियम 56 के तहत बहस चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में बड़े नोट बंद होने के फैसले का 13वां दिन है। केंद्र के इस फैसले के बाद से ही लोग नोट बदलवाने और निकासी के लिए रोजाना बैंकों और एटीएम के बाहर घंटों कतार में खड़े हो रहे हैं। नोटबंदी के मामले में राहुल गांधी सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नोटबंदी के मुद्दे पर आज तड़के से ही कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले वो जहांगीरपुरी इलाके में पहुंचे। यहां उन्होंने नोटबंदी की समस्या से घिरे लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने एटीएम के बाहर कतार में खड़े लोगों से उनकी परेशानियों को सुना। आप देखिए, अमीर कोई सोया हुआ, पूरे रात 6 बजे शाम से सारे धरती पर सो रहे हैं। अमीर लोग सारे गद्दे लगा कर से सोया, ठंड में सारे गरीब मर रहे हैं। ये क्यों मर रहे गरीब? जहांगीरपुरी के बाद राहुल गांधी इंद्रलोक, जखीरा और आनंद पर्वत इलाके में पहुंचे। गरीब आदमी तो पिछ रहा है, बुरी तरह। गरीब आदमी तो एकदम परेशान हुई पड़े, रोटी नहीं खा पा रहा। इस दौरान कई लोगों ने राहुल गांधी को अपनी दिक्कतें बताईं। हाल ही में राहुल गांधी मुंबई में भी एक एटीएम के बाहर पहुंचे थे। वहां भी उन्होंने लोगों से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी। मैं अभी आके इधर कब से आई नहीं, मेरे को धक्का मार मार के मेरा हाथ भी दर्द करने लगा। दबा दिया मुझे दरवाजे में, उन्होंने दरवाजे में दबा दिया। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष संसद मार्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पहुंचे थे। यहां राहुल गांधी ने आम लोगों की तरह कतार में लगकर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाए थे। नोटबंदी का आज 13वां दिन है। इसी महीने की 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों की फंडिंग को रोकने और काले धन पर लगाम लगाने के लिए देश भर में 500 और 1000 रुपए के बड़े नोट बंद करने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आगरा में परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी और मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से वही लोग परेशान हैं जिनको नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। उन्होंने नोटबंदी के चलते लोगों को हो रही परेशानी के बावजूद सरकार का सहयोग करने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त कराने के लिए काम कर रहे हैं। ये 500 और 1000 की नोटों बंद करने के कारण आपको तो असुविधा हुई है, इसका मैंने पहले दिन भी इनकार नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों की तो सारी जिंदगी तबाह हो जाए, ऐसा उन लोगों को दंड दिया है मैंने। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर बिना नाम लिए पलटवार किया। आपको एमएलए बनना है, इतनी नोटें लाओ, इतनी नोटें लाओ, तब एमएलए बनोगे। गरीबों ने चिट फंड में पैसा जमा कराया और राजनेताओं के आशीर्वाद से करोड़ों करोड़ों रुपयों के चिट फंड के पैसे गायब हो गए। प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह किया कि वो दूसरों का पैसा अपने बैंक खातों में जमा ना कराएं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आगरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक सबको आवास देने के लक्ष्य के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने मथुरा पलवल चौथी लाइन और फ्लाईओवर निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विपक्षी दलों का कहना है कि दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने की जगह प्रधानमंत्री को संसद में आकर बहस में हिस्सा लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के व श्री नरेंद्र मोदी के भी अच्छे दिन नहीं बल्कि काफी बुरे दिन ही आने शुरू हो जाएंगे। Totally unbecoming of a prime minister to blame an elected chief minister
kind of insinuation, may not be a direct attack, insinuation. And every issue can be discussed, debated, and we will come to some decisions how to tackle such things happening in our country. बड़ा अजीब शैली इनकी चली है। सारा देश बेईमान है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे नेता बेईमान हैं, ये अकेले ईमानदार। They have organized their funds, they have enough strength, they have enough agents, they have enough employees, they have all done everything on 8th night itself. Those who are suffering are honest people, hard-working people. नोटबंदी के चलते लुधियाना के कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। हजारों कारीगर रोजगार की कमी के चलते पलायन को मजबूर हैं। दुकानदार भी कारोबार न चलने की वजह से परेशान हैं। बंद पड़ी मशीनें, बेरोजगार मजदूर और ग्राहकों का इंतजार करते दुकानदार। कभी इस मौसम में खरीदारों से गुलजार रहने वाले लुधियाना के हौजरी बाजारों से ग्राहक नदारद हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने से कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। 80% तक हौजरी के काम पर निर्भर रहने वाले लुधियाना में नोटबंदी के चलते बेरोजगारी की मार पड़ रही है। लुधियाना हौजरी इंडस्ट्री मदर इंडस्ट्री है। एकदम अचानक नोटबंदी से हमारी इंडस्ट्री पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। 70% से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद होगी। वर्कर्स अपने माइग्रेट करके घरों को वापस चले गए और अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई है। करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों को हौजरी से रोजगार मिलता है, लेकिन अब आलम यह है कि फैक्ट्री बंद होने और काम की कमी के चलते हजारों कारीगर पलायन कर अपने घरों को लौट रहे हैं। 5% काम रह गया। लोगों के पास जितना करेंसी चेंज होती है उतना तो खाने पीने का भी पूरा नहीं हो रहा। वो रेडीमेड कहाँ से खरीदेंगे। बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है हमारी इंडस्ट्री। सीजन का टाइम था, एकदम ठप हो गया सारा कारोबार। लुधियाना से देश विदेश में बड़ी तादाद में रेडीमेड और गर्म कपड़ों का निर्यात होता है। कारोबार का करीब 70% हिस्सा नवंबर में होता है, लेकिन नोटबंदी की वजह से अब तक केवल 10% कारोबार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी के तहत प्रशासनिक नियंत्रण की साझेदारी पर सहमति बनाने के लिए बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक पर कोई सहमति नहीं बनी। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस पर अब 25 नवंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार हर हाल में 1 अप्रैल 2017 से देश भर में जीएसटी लागू करना चाहती है और इससे जुड़ा विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने सांसद भगवंत मान को पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ उतारने का फैसला किया है। जलालाबाद रैली में पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। अकाली दल ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए खुद चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। और जम्मू कश्मीर में सीमा पार से सीजफायर का उल्लंघन जारी है। बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से राजौरी सेक्टर में भारी गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में 1 जवान शहीद हो गया जबकि 3 जवान जख्मी हो गए। भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा और सुंदरबन में सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की। इस गोलीबारी से लोग दहशत में हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक महान राजनेता के साथ आधुनिक ओडिशा के भी निर्माता थे। बीजू पटनायक की जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीजू पटनायक की जयंती के 100 साल पूरे होने के मौके पर बीजू जनता दल की ओर से जन्म शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली के जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बीजू पटनायक को लोकप्रिय राजनेता बताया। बीजू बाबू was not just a political leader. He was also a man of unimpeachable integrity and a freedom fighter. He was a true nationalist, and still the interests of his beloved Odisha always were close to his heart.
ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक ने अपने पिता को आधुनिक ओडिशा की नींव रखने वाला नेता करार दिया। The early wave of industrialization in Odisha was his contribution. World-class institutes of science and technology were set up during his time. He believed in modern education and prosperous agriculture to bring about equitable growth and prosperity. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस A.K. पटनायक के अलावा बीजू जनता दल के कई सांसद मौजूद थे। 5 मार्च 1916 को जन्मे बीजू पटनायक 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे थे और उन्हें शेरे उत्कल के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने देश ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। बीजू पटनायक का 1997 को निधन हो गया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि नोटबंदी के फैसले से नक्सलियों की कमर टूट गई है। दिल्ली में नक्सल समस्या पर संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित इलाकों में विकास देकर ही इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। लाल गलियारे में विकास विषय पर दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में चर्चा का लंबा दौर चला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि लोग अब नक्सलियों के बहकावे में नहीं आ रहे। कालाधन समाप्त होगा, मगर सबसे बड़ा असर नक्सलवाद के आंदोलन पे पड़ेगा। उनकी कमर टूट गई है। जितने पैसे गड़ाए थे, हजारों करोड़ रुपया, वो सारे के सारे पैसे निकालने की हिम्मत नहीं उनकी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नक्सली इलाकों में संचार का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जिससे इस समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। जिन इलाकों में हमारे माओवादी सक्रिय हैं, वो सभी गरीब इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं उपेक्षा तो हुई है, ऐसी बात नहीं है। उपेक्षा पिछले 50 साल 70 साल की राजनीति के कारण हुई है, लेकिन आज ये भी है कि कई जगह लोग बदलाव कर रहे हैं। बदलाव की चाहत है, बदलाव की गूंज है, बदलाव की अपेक्षा है। कार्यक्रम में नक्सल विरोधी अभियान में शामिल रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। संगोष्ठी का आयोजन आउटलुक मैगजीन की ओर से किया गया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबरें। पीवी सिंधु ने चाइना ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने चीन की सुन यू को हराया। पीवी सिंधु ने पहला सेट 21-11 से जीता, लेकिन दूसरे सेट में चीनी खिलाड़ी ने वापसी करते हुए मुकाबला 21-17 से अपने नाम कर लिया। आखिरी सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण समेत कई लोगों ने सिंधु को जीत की बधाई दी है। और भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया जीत से सिर्फ 8 विकेट दूर है। भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के आगे 405 रन का विशाल लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 59.2 ओवर में 87 रन बना लिए। इंग्लैंड के 2 विकेट भी गिर चुके हैं। टीम इंडिया की ओर से आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने एक एक विकेट लिया। जीत के लिए अभी इंग्लैंड को 318 रन और बनाने हैं। इससे पहले भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 204 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें विराट कोहली ने 81 रन बनाए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुखराया हादसे में 125 से ज्यादा की मौत, 150 से ज्यादा घायल। रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश। हादसे के बाद इंदौर से पटना तक माहौल गमगीन। मलबे और अस्पताल में अपनों की तलाश जारी। पीड़ित यात्रियों को लेकर पटना पहुंची स्पेशल ट्रेन। नोटबंदी के खिलाफ रणनीति के लिए विपक्ष की बैठक आज। कांग्रेस का लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव। राहुल गांधी ने दिल्ली के कई एटीएम का किया दौरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से रात भर भारी गोलीबारी। बीएसएफ का एक जवान शहीद, 3 और जवान घायल। और चाइना ओपन जीत, पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। चीन की खिलाड़ी सुन यू को दी मात। विशाखापट्टनम टेस्ट में जीत के करीब भारत। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है।